ओके गाइस, सो अभी हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड सेशन के ऊपर। सो हम लोगों ने डे 9 का जो फर्स्ट सेशन है वो ऑनलाइन मोड में किया हुआ है, बट ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू नेटवर्क का एरर बार बार आ रहा था, इसलिए अब हमने सेकंड जो सेशन करना है वो करना है रिकॉर्डिंग के हेल्प से। मतलब मैं आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूटी में, जहाँ पर हम लोगों ने सेशन 1 को किया था ख़त्म, वहाँ से हम कॉन्टिन्यूटी में शुरू कर रहे हैं सेकंड सेशन अपना शुरू। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या क्या बात की है, जस्ट एक बार हम लोग रिकैप कर ले सारी चीज़ों को, ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 16 को लेकर, मतलब कि सैलरी में से जो हम कौन कौन से चीज़ें हैं जिसका डिडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड उसके अंदर के कुछ सबसेक्शंस है 25। हम लोगों ने ये बात किया था हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शन से रिलेटेड। वैसे ही हमने सेक्शन 30 से लेकर हमने बात की है सेक्शन आपकी 44, किस चीज़ से रिलेटेड, आपके हाउ पीजीबीपी से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 48 को लेकर, आपका 47 48 को लेकर कैपिटल गेन से रिलेटेड। और हम लोगों ने बात की थी फिर सेक्शन 57 से अभी हमको बात करनी है शुरू। सेक्शन 57 से अब हमको करनी है बात शुरू। तो हम लोग पहले बात करेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, कि अदर सोर्सेज की इनकम में कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा एज अ डिडक्शन। मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो हम अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से पर्टिकुलर एक्सपेंस इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो सेक्शन 57 में इसकी लिस्ट दी गई है। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, एनी रीजनेबल सम पेड बाय द वे ऑफ कमीशन, किस चीज़ के लिए, अगर मुझे कोई डिविडेंड की इनकम हो रही है और उस इनकम को रियलाइज करने के लिए मैंने क्या किया था, कोई अगर कमीशन वगैरह या किसी को कोई रेमुनरेशन वगैरह पेड किया था, तो एज सच मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और सारे ही टाइप के जो पर्सनस है, सारे ही टाइप के असेसिस को इसका बेनिफिट मिल जाता है। सेम सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने किसी भी सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट के लिए कोई खर्चे किया है, मतलब ब्याज कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको कोई प्रोफेशनल दे रहा है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट तो कमा रहे हो लेकिन आप किसी प्रोफेशनल की सर्विस ले रहे हो। तो फिर जो आप प्रोफेशनल की सर्विस ले रहे हो सकता है उसको आप कमीशन पे करते हो या रेमुनरेशन पे करते हो। तो आपको ये जो कमीशन या रेमुनरेशन का एक्सपेंसेस जो आप पेड कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट उस एक्सपेंसेस का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सो काफ़ी ये ऐसे खर्चे हैं जो आपके उस इनकम को जनरेट करने के लिए लग रहे हैं, इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस हमारे डिडक्टिएबल है। मतलब ये आइटम्स ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम 57 के अगर और भी हमारे एक्सपेंसेस को अगर हम देखें, तो हम बात करते हैं 57 IA की। तो यहाँ पर भी अगर आपने PF या फिर सुपर एन्युएशन फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो फिर जिससे हम इन शॉर्ट ESI कहते हैं, तो अगर इस एक्ट के ESI एक्ट के अंतर्गत अगर हम कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो अगेन उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। अपने पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस है उसका हम क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मुझे कोई रिपेयर्स, इंश्योरेंस या डेप्रिसिएशन या खर्चा लग रहा है किसके ऊपर, बिल्डिंग प्लांट या मशीनरी जिसे मैं हायर करके पैसे कमाता हूँ, तो इन एक्सपेंसेस का बेनिफिट भी हमें मिल जाता है। उसके अलावा और भी है, अगर हम बात करें फैमिली पेंशन की, तो फैमिली पेंशन का 15,000 या फिर वन थर्ड या उसी को मैं 33.33% भी कहूँगा, जो पेंशन अमाउंट है उसका, विच एवर इज़ लेस का हमें बेनिफिट मिल जाता है। अगर इसके अलावा अगर हम और बात करें दूसरे सेक्शंस की कि हमें कौन से बेनिफिट मिलते हैं, तो सेक्शन 57 सबसेक्शन 2 के अंदर एनी अदर एक्सपेंसेस जो कैपिटल नेचर का नहीं है बट वो उस इनकम से रिलेटेड है, मतलब आपने किसी पैसे को कमाने के लिए, अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चे किए हैं, तो एज सच आपको उसका भी बेनिफिट, उस एक्सपेंसेस का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है इनहांस कंपनसेशन के ऊपर, तो उसका 50% तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये इसके लिए आप सेक्शन 145A2 रेफर
कर सकते हो। तो ये हमने अभी कुछ बात कर ली ऐसे एक्सपेंसेस की जिसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस है जिसका हमें बेनिफिट नहीं मिलता, जिसे मैं इन शॉर्ट क्या कहता हूँ, नॉन डिडक्टिएबल आइटम्स, मतलब ऐसे खर्चे जिसका हमें एज सच कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, मतलब हमारे को इसका एक्सपेंसेस का किसी भी प्रकार से डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस है भाई, एज ऑब्वियस है कि अगर आप कोई पर्सनल खर्चे कर रहे हो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 57 बताता है, सेक्शन 57 बताता है कि कौन से खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, जबकि सेक्शन 58 बताता है कि कौन से खर्चों का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो पर्सनल एक्सपेंसेस का नहीं मिलेगा, या आपने कोई इंटरेस्ट इनकम कमाए हो, जो इंटरेस्ट आप जो आउटसाइड इंडिया अगर कहीं पे कर रहे हो तो वो एज सच आपके लिए डिडक्टिएबल नहीं होगा। अगर आप कोई सैलरी पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया तो अगेन उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई टीडीएस है जो क्या हो गया है, डिसअलाउ हो गया है एज पर द पीजीबीपी में। हम लोग ये सेक्शन पढ़ते हैं तो पीजीबीपी के इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर कोई टीडीएस डिसअलाउ हो गया तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर कोई खर्चा किया है आपने स्पेसिफिकली सेक्शन 48 के तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपकी कोई विनिंग लॉटरीज, क्रॉस वर्ल्ड पजल, हॉर्स रेस, गेमिंग, गैम्बलिंग और अगर आप बेटिंग वगैरह से अगर कोई पैसे कमाते हैं तो उस पैसे को कमाने के लिए जो आपने खर्चे किए हैं उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सो एज सच ये सारे खर्चे हैं जिसका बेनिफिट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आप लोगों को याद रखना है कौन से खर्चे हैं जिसका बेनिफिट मिलता है और कौन से खर्चे हैं जिसका बेनिफिट नहीं मिलता, आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, इनके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ और भी डिडक्शंस के कुछ आइटम्स बताए हैं। तो चैप्टर 6A में गवर्नमेंट ने चैप्टर 6, जिसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर 6A में क्या किया है इन्होंने, 6A में इन्होंने बताया है सेक्शन नंबर 80 से लेकर 80C से लेकर 80U तक के ये कुछ सेक्शंस गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेफर्ड किए कि अगर आप यहाँ पेमेंट करते हो तो आपको मिल जाता है आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शन, मतलब आपकी जीटीआई में से कर दी जाएंगी ये एक्सपेंसेस को, इन पेमेंट्स को माइनस। तो देखते हैं वो कौन कौन सी पेमेंट्स है, और आप लोगों ने भी अपने क्लाइंट से जरूर पूछना है ये डिडक्शन से रिलेटेड। जैसे कि सेक्शन 80 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोगों को 80 के सेक्शन 80C के बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस है जो डिडक्शन के लिए क्या है, एलिजिबल है, और आपको उन एक्सपेंसेस को अगर आपने किया है तो बेशक आपको जीटीआई में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से उतना डिडक्शन माइनस करने का एक आपको क्या हो जाएगा, राइट्स है कि आप उतने एक्सपेंसेस अपने इन्वेस्टमेंट्स पेमेंट्स को माइनस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एटीसी की। बहुत बड़ा है सेक्शन एटीसी और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड होती है। तो अगर हम बात करें एटीसी की तो इसके अंदर एलआईसी, मतलब अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, पॉलिसी का प्रीमियम का अगर पेमेंट किया है तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिल जाएगा। एटीसी की जो कंक्लूडिंग लिमिट है वो होती है 1.5 लाख, जिसको आगे चल के 2 लाख करने का प्लान है। सो इसकी लिमिट बढ़ने वाली है। और अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस किसका किसका हो सकता है, तो अगर हम बात करें किसका किसका हो सकता है तो इंडिविजुअल खुद का कर सकता है, या फिर अपने स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ का कर सकता है, अपने बच्चों का कर सकता है। अगर हम बात करें एचयूएफ के केस में तो जितने भी मेंबर्स होंगे एचयूएफ के को पार्टनर्स उनका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई पेमेंट किया है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ पर भी आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपने कोई अमाउंट है, जैसे कि कोई आपके गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह के आप पर्टिकुलर पेमेंट कर रहे हैं उनको और उससे रिलेटेड कोई अगर पैसा है तो उसका भी 20% तक का अमाउंट आप एलिजिबल हो डिडक्शन के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप लोगों ने ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह में अगर आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है तो अगेन ईपीएफ, या फिर मैं कह सकता हूँ एसपीएफ, या फिर हम कह सकते हैं पीपीएफ, अगर आप लोगों ने यहाँ पर अगर कंट्रीब्यूट किया है तो एज ऑब्वियस है कि आपको एटीसी में इन सारी चीज़ों का क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें ये आपका एसपीएफ, पीपीएफ, अगर इनके अलावा अगर आप खर्चा करते हो अपने स्पाउस या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर
तो उसका भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है ट्यूशन फीस के नाम से। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट आरपीएफ बोलते हैं, तो उसका भी हमें मिल जाता है। मैंने एसपीएफ सुपर एनुएशन फंड के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता दिया। या फिर गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहती है, तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। उसके अलावा आप लोग अगर पेंशन, अगर अटल पेंशन योजना में अगर पैसे डाल रहे हैं, तो ये और भी इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर ये सारे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए? ये सारे एलिजिबल हो जाते हैं सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर आप लोगों ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी आप 80C के लिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है यूलिप के प्लान्स में, ठीक है, यूटीआई के आपने यूलिप में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है खुद के नाम से, बीवी के नाम से या बच्चे के नाम से, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने किसी भी प्रकार से एलआईसी के म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगेन आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जहां आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा इन सारी चीज़ों का। तो एज सच बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम बात करें ट्यूशन फीस की, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, या फिर गवर्नमेंट ने कोई अगर नोटिफाइड किया है कोई पेंशन फंड या कोई इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है किसी टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम के अंदर, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। बात करें हम, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है या परचेज किया है हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका भी बेनिफिट 80C के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा आपने अगर कोई हाउसिंग लोन वगैरह का रीपेमेंट करना है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी बेनिफिट आपको 80C के अंदर मिल जाता है। तो एज सच दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आप लोगों के साथ ये नोट्स ये शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ के भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो क्या कर सके, रीड कर सके। जैसे आप लोगों ने अगर फिक्स्ड डिपॉजिट रखा है लेस देन 5 ईयर बट शेड्यूल्ड बैंक में है, और वो एक लिमिट के अंदर आता है जो नोटिफाइड किया है गवर्नमेंट ने, तो भी वो क्या है, 80C के लिए एलिजिबल है। नाबार्ड से अगर आपने बॉन्ड वगैरह खरीदा है नाबार्ड के, तो वो भी एलिजिबल है 80C के अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो 80C के लिए क्या है, एलिजिबल है। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि 80C की लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए की, और ये 80C अकेले की लिमिट नहीं है। 80C उसके साथ साथ 80CC और CCD, ये तीनों सेक्शन मिलाकर जो लिमिट बनती है, ये बनती है एग्रीगेट 1,50,000 रुपीज़ की। होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर है। इसकी और आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़नी है तो आप ये मटेरियल से एक बार पढ़ सकते हैं। जितनी काम की चीज़ें हैं, मैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल सेशन, जब हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को करेंगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें के ऊपर भी हम ध्यान जरूर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 80CCC के बारे में। अगेन यहाँ पर आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हो। 80 जो CCD है, यहाँ भी हम कहीं ना कहीं पेंशन स्कीम में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा CCD1 एंड CCD2 होता है। अगर मैं इनके बात करूँ, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन CCD2 के अंदर काउंट होता है, एंड देन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन CCD1 के अंदर काउंट किया जाता है। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट ऐसा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट ले रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ और फर्दर आनी ही है। जितने बार हम रिटर्न फाइल करेंगे उतने बार ये सारी चीज़ें आना है। तो जस्ट मैं आप लोगों को अवेयर करा रहा हूँ कि इतने सारे सेक्शंस है जो डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है। एज सच मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप लोग इतनी सारी चीज़ों को याद रखोगे नहीं, तो कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना है ये भी हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें 80 के अंदर ही, तो 80CCF का भी एक सेक्शन है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 20,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट आप टैक्स प्लानिंग के लिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सेक्शन है ये फिलहाल में रेलेवेंट नहीं है, इसको आप कट कर सकते हो, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट करना था असेसमेंट ईयर 2011-12 में, जो कि अब पीरियड निकल चुका है। तो अगेन अब ये वाला सेक्शन प्रेजेंटली आपके लिए कोई काम का सेक्शन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, 80D की। तो आप लोगों ने मेडिकल के बारे में तो सुना ही होगा कि मेडिकल का भी हमको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो कितना बेनिफिट मिलता है, किस किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, तो चलिए पढ़ते हैं 80D के बारे में। तो 80D में आप लोग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ये 80D जो होता है ये हेल्थ किसके लिए होता है, ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है।
तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो हम लोगों ने क्या किया है, 80D का सेक्शन लाया गया है, जिसमें आप लोगों को जितना आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस किया है उसका तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, साथ में आपको मिलता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये तक का। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, 5,000 रुपये तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हो। अगेन टैक्स प्लानिंग और टैक्स सेविंग के समय पर ये सेक्शंस सारे काम में आते हैं। अगर हम बात करें 80DD की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं, तो इसकी एक लिमिट है 50 और 75,000 की। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ सीनियर सिटीजन मेंबर्स है या नहीं है, फादर आप पर डिपेंडेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करती है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो कि किसी का मेडिकल क्लेम वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें 80DDB की, तो 80DDB है कि आपने एक्चुअल कितना पेमेंट किया है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, लेकिन इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक डिसीज ही है जिसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। और अगर हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट डी के बाद अगर हम बात करें सेक्शन ई की, तो 80E मिलता है बेसिकली किस चीज़ के लिए, अगर आप लोगों ने कहीं से भी एजुकेशन लोन लिया है, तो आपने अगर एजुकेशन लोन लिया है तो जो आपने एजुकेशन लोन के ऊपर जो भी आपने खर्चा पेड किया होगा, जो भी एक्सपेंसेस किया होगा, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है 80E में। और अगर हम बात करें 80EE की, तो 80EE होता है कि जो आपने एजुकेशन लोन लिया था उस पर जितना आपने इंटरेस्ट पेड किया है वो हमको उसका बेनिफिट मिल जाता है 80EE के अंदर। लेकिन वैसे ही हमारे पास 80EE का भी सेक्शन होता है। अगेन ये जो सेक्शन है, ये आप जो 80 अगर EE में क्लेम करते हो तो आप 80EE में क्लेम नहीं कर सकते। अब इसके लिए भी कुछ सर्टेन कंडीशन है और इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए की। सेम वैसे ही हमारे पास 80EEB का भी सेक्शन अवेलेबल है जहां से हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आते हैं 80G जो कि होते हैं गवर्नमेंट्स के डोनेशंस के लिए। अगर आप डोनेशन करते हो कुछ अप्रूव्ड फंड में गवर्नमेंट को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को, ट्रस्ट को, तो आप लोगों को मिलता है अप टू 50% और 100%। दो अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया हुआ था, जो ड्यू टू द कोविड हम सभी ने पीएम केयर फंड में पैसे डाले थे। वैसे ही अगर हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में या फिर हम बात करें अर्थक्वेक, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स के फंड होते हैं। अगर हम लोगों ने इन फंड्स में क्या किया है, डोनेशन दिया है, तो डेफिनेटली हमें 80G में उसका बेनिफिट मिल जाता है। 80G के अलावा अगर हम बात करें 80GG की, तो अगर आप लोगों ने रेंट पेड किया है, अगर लेकिन ये कंडीशन ये है कि आप लोगों ने आचार्य का क्लेम नहीं करना चाहिए, तो आप 80GG में क्लेम करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। आप यहाँ पर कंडीशन पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल नॉट रिसीविंग एनी आचार्य। अगर आपको आचार्य नहीं मिलता और आप हाउस रेंट पेड करते हैं, तो आप 80GG में क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस का क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा 80GG की अगर हम बात करें, तो अगेन ये भी डोनेशन से रिलेटेड है, लेकिन साइंटिफिकली आपको लोगों को कुछ स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स पर डोनेशन करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें और हमारे कौन कौन से ऐसे डोनेशन है जो एलिजिबल है, तो 80G की जो लिस्ट है ये है पूरी की पूरी डोनेशंस के लिए। तो 80GG ये भी बेसिकली अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को अगर क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, डोनेशन दिया है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये डोनेशन सिर्फ मिलता है इंडियन कंपनी को, इंडिविजुअल यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता। आपने सुना होगा टाटा, रिलायंस, अदानी, मित्तल, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स है, ये पॉलिटिकल्स पार्टी को क्या करते हैं, डोनेशंस देते हैं और भर भर के इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम करते हैं। चलिए अगर बात करें 80GGC की, तो अगेन यहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहे हैं, डोनेशन वगैरह दे रहे हैं। तो ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट, जो आप पैसे खर्च करोगे, पेमेंट करोगे, तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ सर्टेन इनकम्स है जिसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। जैसे कि 80IA के अंदर अगर मान लो आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडस्ट्रियल पार्क, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, तो आपको सर्टेन लिमिट तक के छूटे मिल जाती है, मतलब बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम बात करें, अगर आप 80IAB में अगर बात करें, तो अगेन आपको कंसेशनल मिल जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों लाई गई थी दोस्तों, ताकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो एक जो अंडर डेवलप्ड जो एक एरिया है, वहाँ पर आप अपने इंडस्ट्री को सेटअप करो। गवर्नमेंट आपको उस चीज़ के लिए करेंगे मदद दो तरीके से, एक तो आपको एडिशनल फंड प्रोवाइड करेंगे और दूसरा टैक्सेशन में देंगे आपको भारी भरकम की छूट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिल जाता है। 80IAC, 80IB, 80IB, ये सब गवर्नमेंट के स्कीम्स है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। IBA के बाद 80IC, 80ID, 80IE, ये सब जो है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की इनकम जो गवर्नमेंट चाहती है कि ये एरिया में डेवलप्ड हो, जैसे नॉर्थ और ईस्टर्न जो जितने भी नॉर्थ इंडिया के हमारे पूर्वी भारत जो हमारे है वहाँ के उत्तर भारत के जो भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वहाँ के लिए सारा गवर्नमेंट ने किया है क्या अनाउंसमेंट कि आप यहाँ पर आओ, बिजनेस करो, आपकी इनकम में हम करेंगे छूट, आपको हो जाएंगी माफ़ी, मतलब आपकी इनकम पर नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का टैक्स। ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और बेनिफिट्स बनाए हैं। तो ये आप आगे के और भी सेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, जो हमारे लिए आगे चल के इम्पोर्टेंट सेक्शन आने वाला है वो है 80T और 80TTB, बिकॉज ये हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत कॉमन होता है। अगर आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो आप उसका 10,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं 80TT में। 10,000 के ऊपर अगर इनकम चली गई तो फिर बाकी की इनकम हो जाती है टैक्सेबल। लेकिन बात करें 80TTB की तो ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है और एफडी पर 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट क्या होती है माफ, उस पर कोई नहीं लगता ब्याज। और लास्ट हमारे पास है 80U, ये भाई है किसका, ये भाई है 80D का। 80D जैसे मेडिकल के लिए होता है 80DDD, तो उसी तरीके से ये भी आपका जो 75,000 की लिमिट है ये हैंडीकैप लोगों के लिए है। जो आप पर डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है ये उस चीज़ के लिए क्या है लिमिट बनाई गई है 75,000 की। तो ये कुछ डिसेबिलिटीज़ आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं तब जाकर आपको इनका बेनिफिट मिलता है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने ओवरऑल बात कर ली किस चीज़ से रिलेटेड, हम लोगों ने बात कर ली पिछले 20 से 21 मिनट के अंदर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के बीच में मैंने कुछ सेक्शंस है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लेके चले हैं, बिकॉज एज सच उन सेक्शंस में बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोगों के साथ मैं करूंगा इस नोट को शेयर, आप लोग एक बार पूरा पढ़ सकते हैं। और आप लोगों ने अगर पूरे डिडक्शंस को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया है और आपको पता है कहाँ पर कौन सा डिडक्शन देना है तो लिटरली फ्रेंड्स आप अपने क्लाइंट्स के इनकम टैक्स तो बचाएंगे बचाएंगे, एज वेल एज आप अपना प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसकी वजह से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट आज के सेशन का मैं आज आपके साथ लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और वो है रिबेट के बारे में। देखिए दोस्तों कुछ लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन है कि यार 5 लाख रुपए की इनकम पर तक कोई टैक्स नहीं लगता। बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट है वो स्टिल अभी भी 2.5 लाख ही है। 5 लाख की कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। अब समझो बात को कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम आती है, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक मतलब कितनी इनकम आ रही है 2.5 लाख। तो ये जो 2.5 लाख है इस पर लगता है टैक्स 5% के हिसाब से। तो अगर मैं 2.5 लाख का 5% कैलकुलेट करूं तो ये आता है 12,500 रुपये। एक्चुअल में हमारे पास 12,500 रुपये की क्या आ रही है, 12,500 रुपये की हमारे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जो 5 लाख से नीचे कमाते हैं, जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, उनको 12,500 तक का टैक्स कर दो माफ़। अगर 12,500 के अंदर टैक्स बैठ रहा है उनके ऊपर या टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है तो उनको कोई अलग से टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 लाख रुपए तक के हम टैक्स भरने के लिए लाइबल नहीं है। लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो पहले भी 2.5 लाख थी, अभी भी 2.5 लाख है, आने वाले साल में भी 2.5 लाख ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आने वाले साल के लिए भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बजट आ चुका है और उसमें अनाउंस कर दिया गया है कि स्लैब डेट्स में कोई चेंजेस प्रेजेंटली नहीं हुए हैं। अब बात, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब्स को लेकर। तो हम आने वाले सेशंस में ओल्ड स्लैब क्या था, न्यू स्लैब्स क्या है, किनको ओल्ड स्लैब्स ऑप्ट करना चाहिए, किनको न्यू स्लैब्स ऑप्ट करना चाहिए, और हम आगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हो, जो कि पहली स्टेप है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड। तो होप दोस्तों हमने पिछले 23 से 24 मिनट में बहुत सारी बातें कवर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो आया होगा पसंद, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ों पर क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ यू कैन मेंशन, आप बताइए आपको जो प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को फिर से एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यस, इस पूरे सेक्शंस में से 100% सेक्शन रियल लाइफ में काम में नहीं आते, बट नॉलेज होना ज़रूरी है। जितनी चीज़ें रियल लाइफ में और रेगुलर बेसिस पर काम आएंगी उन चीज़ों का हम डिस्कशन डेफिनेटली श्योरली करेंगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि कल।